हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? हेलो किड्स, कैसे हैं सब लोग? हाय राहुल, अरिफुल इस्लाम, आनंद, टेक्निकल, अंकित, कैसे कैसे नाम रखते हो तुम लोग यार। महेश कुमार सिंह, स्किल मिशन ने कोई डाउट भी पूछ लिया, अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही नहीं हुआ। पायल गोयल, आयुष कटियार, राहुल, आनंद, तनुजा, अभय, अनुराधा, सुनीता, राहुल बहुत सारे हैं, राहुल कुमार। ओके, सो गाइस, हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम for this session. We'll start the NPO part 2. Yesterday what we have learned, हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था, एक बार पूरा का पूरा डिफाइन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी एक बार जो लास्ट क्लास में हमने समझा था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज एज गुड एज योर कैश बुक, बेसिकली कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो कैश और बैंक का बैलेंसिंग फिगर आता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता है, वो कैश बेसिस पे बनता है। एंड दैट्स वाई, दैट इज द रीजन कि रिसीट एंड पेमेंट में किसी भी साल का रिसीट और किसी भी साल का पेमेंट आ सकता है अगर वो करंट ईयर में ट्रांजैक्शन में आया है तो। इसके अलावा हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एज गुड एज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ये अक्रूवल बेसिस पे बनता है। रिसीट एंड पेमेंट में जैसा कि सारे कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स आते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं, अक्रूवल बेसिस पे आते हैं, राइट। और ये पेंडल की तरह होता है, करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शंस आते हैं। अगर लास्ट ईयर का ट्रांजैक्शन करंट ईयर में हुआ है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर अपना बनता है बैलेंस शीट। हमने देखा था बैलेंस शीट बनाते वक्त एनपीओ का, जैसे हम आमतौर पर कैपिटल बोलते हैं, प्रोप्राइटर कैपिटल, एनपीओ में कैपिटल को कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल फंड। अच्छा जी। उसके बाद हमने क्या समझा था? हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स समझे थे। डोनेशन, अगर डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो कैपिटल रिसीट होगा। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला, मंदिर बनाने के लिए डोनेशन मिला, राइट। इफ इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक लाइब्रेरी बुक्स खरीदने के लिए डोनेशन मिला, सो इट इज टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब इसको हम लाइबिलिटी साइड में डालेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? गाइज अंडरस्टूड और नॉट? डोनेशन जो होगा स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है और या फिर जनरल डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन होगा तो वो जनरल एक्सपेंसेस करने के लिए हमें मिला होगा, इसीलिए वो हमारा रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा, जनरल एक्सपेंसेस करने के लिए मिलेगा। अच्छा, फिर हमने पढ़ा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इज बेसिकली द वन टाइम फीस, इट इज अ नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग होता है इसीलिए वो वन टाइम फीस होता है, इसलिए हम उसको कैपिटल नेचर का मानते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 1 सेकेंड। यस, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इफ देयर इज अ कैपिटल रिसीट, अगर आपका कैपिटल रिसीट होगा, तो इट विल बी
इट कैन बी इवन liability. It can be liability and shown on liability side of बैलेंस शीट. कैपिटल रिसीट की बात चल रही है. कैपिटल रिसीट ये आपका लाइबिलिटी हो सकता है और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा. दूसरा, also to be shown on receipt side of receipt and payment account. वो receipt and payment account के receipt साइड में जाएगा. तो अगर कैपिटल रिसीट होगा तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा और वो रिसीट साइड में जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के. ये इसको नोट कर लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए गाइस. नोट कर लिया? यहीं पर अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसके दो चीजें हो सकती हैं. असेट साइड of balance sheet and payment side of receipt and payment account. Asset side of balance sheet and payment side of receipt and payment account. ये दो चीजें क्लियर हो गए? ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको? बोलो बेटा, क्लियर? अंडरस्टूड गाइस? Understood? Now, if there is a revenue receipt, if there is a revenue receipt, revenue receipt बेटा आपका इनकम होता है. It is basically your income. It is income. Therefore, income side of income and expenditure account प्लस आपका रिसीट है, रिसीट है तो रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड में आएगा. रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. मतलब रेवेन्यू रिसीट आपका बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं करेगा. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? बताइए बेटा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे चैट पे रिप्लाई करिए. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बेसिकली आपका एक्सपेंस होता है. ये आपका एक्सपेंस होता है. तो इट इज एक्सपेंस
इट इज एक्सपेंस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मेरे को आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे बेटा। अच्छा ओके, मुझे आपके कमेंट्स अभी दिखाई नहीं दे रहे थे, अब जाके मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपके कमेंट्स कुछ पढ़ लेता हूं कि कुछ डाउट तो नहीं पूछा आपने। अमित सर, समटाइम्स एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू receipt because admission of member is regular activity and it will receive such fees every year. See, मैंने ये चीज कल ही डिस्कस की थी कि if it is received every year then it means a recurring nature, and if it is a recurring nature then it is revenue, but if it is a one time nature then it will be capital receipt. ठीक है। अमित शुक्ला सर, व्हाट अबाउट लीगेसी? मैं अभी उस पर आ रहा हूं, अभी पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आप मेरे से आगे मत बढ़िए, मैं अभी उस पर आया ही नहीं हूं। इट इज एक्सपेंस, देयरफॉर एक्सपेंडिचर साइड of income and expenditure account और payment side of receipt and payment account. ठीक है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर? बेटा एक्चुअली एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटल नेचर, कैन बी रेवेन्यू नेचर। एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल आई हैव परचेज्ड फिक्स्ड असेट, तो इट इज माई एक्सपेंडिचर। आई हैव पेड सैलरी, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, बट एक्सपेंस इज ओनली अ रेवेन्यू नेचर. Expense is only a revenue nature. Sir, in income and expenditure account only those revenue receipts are written which are of current year. Yes, of course, of course, of course. आदित्य, आई होप आपको समझ में आया हो. अक्षित गुप्ता, आई होप आपको आपका डाउट का प्रॉब्लम मैंने बता दिया हो. आप मुझे रिप्लाई भी साथ साथ करते जाओ. अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है और आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप साथ साथ रिप्लाई भी करते जाओ. चलिए, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने अभी देखा, राइट. चलिए आगे बढ़ते. गाइस, डोनेशन हो गया था, एंट्रेंस फीस हो गया था. लीगेसी, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन. मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी विल लिख के जा रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा कैश, पूरा बैंक बैलेंस शिरडी साई बाबा मंदिर को दे दिया जाए. मतलब 1 रुपया भी मेरे घर वालों को नहीं दिया जाए. पूरा का पूरा पैसा मेरा पूरा प्रॉपर्टी, मेरा पूरा पैसा शिरडी साई के मंदिर को दे दिया जाए. इट इज कॉल्ड लीगेसी. लीगेसी का मतलब होता है कि मैं पहले से ही लिख के जा रहा हूं, मरने से पहले ही, कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी जाए. इसको कहते हैं लीगेसी. ठीक है. It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet by adding to the capital fund. अब सर ये कैपिटल रिसीट क्यों हुआ? बेटा, लीगेसी इज अ नॉन रिकरिंग नेचर ऑफ रिसीट. किसी भी एनपीओ के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगेसी कभी इनकम नहीं हो सकता. सोचो ना, क्या कोई भी मंदिर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचेगा हमें लीगेसी चाहिए, हमें लीगेसी चाहिए, आज कौन मरने वाला है, कल कौन मरने वाला है? ऐसा होगा क्या?
ये तो बहुत ही कम होता है, इसीलिए इट इज अ कैपिटल नेचर और ये डायरेक्टली कैपिटल फंड में जाता है। लीगेसी इज अ कैपिटल रिसीट बेसिकली, और कैपिटल रिसीट का मैंने आपको देखो क्या बताया था, अगर कोई चीज कैपिटल रिसीट है तो वो लायबिलिटी में जाएगा, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और ऑल्सो शोन एज अ रिसीट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपको करंट ईयर में मिला है तो। सर एनपीओ चैप्टर का वेटेज कितना है? लगभग 8 से 10 मार्क्स का मिनिमम। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। वर्ड क्या लिखा है? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब आप मुझसे इसमें भी हो सकता है, इसमें भी आप मुझसे डाउट पूछें या इसमें भी आप मुझसे उलझ सकते हो, सर मेंबरशिप फीस है सर, ये तो सर हमेशा आएगी। वर्ड क्या लिखा है? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटल नेचर की होती है क्योंकि वो वन टाइम पे की जाती है। इट शुड बी कैपिटलाइज, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इफ द क्वेश्चन गिव्स एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस देन इट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली। अगर सिंपल लिखा होता एनुअल मेंबरशिप फीस, देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हो, जो मेंबरशिप फीस होता है वो दो टाइप का होगा, लाइफ मेंबरशिप एनुअल मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप, एनुअल मेंबरशिप। Sudesh, sir, in income and expenditure account only revenue expenses are shown. So why it is said that income and expenditure account? बेटा बस उनकी मर्जी, they are not, they are having their will. सुदेश उनकी मर्जी, उन्होंने नाम डिसाइड कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलने में अच्छा लग रहा है, बस कोई लॉजिक नहीं है। डिफरेंस बिटवीन लीगली, अमन शुक्ला, डिफरेंस बिटवीन लीगेसी एंड एस्टेट्स। एक सेकेंड में बता दूं सर, लीगेसी का क्या जनरल और स्पेसिफिक नहीं हो, सर लीगेसी क्या जनरल और स्पेसिफिक नहीं होती? क्योंकि 12th में तो होती थी रेवेन्यू। बेटा नहीं, लीगेसी जनरली आपकी कैपिटल नेचर होती है। लीगेसी में क्या होता है, आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान करके जाते हो, पूरे पैसे पूरे प्रॉपर्टी दान करके जाते हो, तो इसीलिए हम उसको स्पेसिफिक डोनेशन की तरह मानते हैं। सर लीगेसी में असेट रिसीव हुआ है तो लायबिलिटी साइड में क्यों जाएगा? अच्छा, ये आपने जो सवाल पूछा राजीव कुमार, इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करो, मैं आपको इसको एंट्री के रूप में समझाऊंगा कि कैसे होगा। अक्षित गुप्ता, वेरी गुड आंसर। अक्षित गुप्ता ने आंसर दे दिया वैसे, डिफरेंस बिटवीन लीगेसी और एस्टेट्स का। सुदेश, ओके सर। टेक्निकल अंकित, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो लाइफ मेंबरशिप फीस, इट इज कैपिटल रिसीट एंड इट इज रेवेन्यू रिसीट। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। अच्छा, राजीव कुमार का क्वेश्चन, सर लीगेसी में असेट रिसीव्ड होती है तो लायबिलिटी साइड में क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? सपोज मिस्टर रमेश हैज ड्राफ्टेड अ लीगेसी विल where after his death land and building of 10 lakh and cash bank balance of 5 lakh will be given to NPO। 2 मिनट मुझे जल्दी इसकी जर्नल एंट्री बताइए, 2 मिनट मुझे जर्नल एंट्री बताइए।
इसकी जर्नल एंट्री बताइए बेटा। जर्नल एंट्री इन एनपीओ बुक्स, जर्नल एंट्री इन एनपीओ बुक्स बताइए। क्या होगी? अरे कोई बताए जरा एंट्री यार, इतने ढीले बच्चे, इतने सारे ढीले बच्चे। सर इन नोट्स इट इज रिटर्न डेप्रिशिएशन को। प्रेम जैन अपना डाउट थोड़ी देर के लिए संभाल के रखो, मैं उस पर आऊंगा। प्रेम रिपीट मत करना, अपना डाउट संभाल के रखो। अगर आधे घंटे में नहीं बताया तो मैं आपको बता दूंगा, आप उससे फिर से पूछना। टेक्निकल अंकित नहीं पता सर एनपीओ से रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं बताया किसी ने। बेटा चाहे एनपीओ ना हो, जर्नल एंट्री होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि एनपीओ के लिए कोई स्पेशल जर्नल एंट्रीज अलग से होंगी, उनके लिए कोई अलग से बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। जर्नल एंट्रीज होती है। रमेश अकाउंट डेबिट टू लीगेसी अकाउंट नहीं, इसकी एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू लीगेसी। और लीगेसी को अपन कहां डालेंगे? कैपिटल फंड में 15 लाख। इससे क्या होगा? अब ध्यान से सुनिए, इससे क्या होगा? इस एंट्री का इफेक्ट समझो, इस एंट्री का इफेक्ट समझो। एक तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगा 10 लाख, कैश एंड बैंक बैलेंस दिखेगा 5 लाख, और यहां कैपिटल फंड में लीगेसी ऐड हो जाएगा 15 लाख। डबल एंट्री सिस्टम यू नो, अगर आपने कभी भी सुना हो डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डेबिट बराबर क्रेडिट। मैंने जर्नल एंट्री पढ़ाते वक्त भी बताया था, डेबिट बराबर क्रेडिट। सो डेबिट इफेक्ट विल बी असेट्स एंड क्रेडिट इफेक्ट विल बी पूरा का पूरा 15 लाख का लीगेसी कैपिटल फंड। और इसका दूसरा इफेक्ट आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। यहां पर रिसीट साइड में लीगेसी 5 लाख टू लीगेसी 5 लाख। सर 5 लाख क्यों? बेटा रिसीट एंड पेमेंट किसकी तरह होता है? कैश बैंक की तरह होता है, तो उसमें सिर्फ कैश का अमाउंट जाएगा 5 लाख रुपए। आई मेरी बात समझ में? सर रमेश होना है क्रेडिट में। बेटा रमेश नहीं होगा, लीगेसी होगा। प्रियांशु गुप्ता ने सही एंट्री बताई, सुनीता ने सही एंट्री बताई। क्रेडिट साइड में लीगेसी नहीं होगा, रमेश नहीं होगा, लीगेसी आएगा। आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? सर कैन लीगेसी बी रिटर्न सेपरेटली इन द बैलेंस शीट विदाउट एडिंग इन कैपिटल फंड? नो, आपको ये कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा।
सर रोहित पूछ रहा है सर लैंड एंड बिल्डिंग रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा क्या या नहीं जाएगा क्या? बेटा रोहित, ओ रोहित, ओ रोहित, कल का लेक्चर देखा था आपने? कल के लेक्चर में क्या बोला था? रिसीट एंड पेमेंट किसकी तरह होता है? कैश अकाउंट की तरह होता है, बैंक अकाउंट की तरह होता है, कैश बुक की तरह होता है। अब मेरे भाई रोहित, क्या लैंड एंड बिल्डिंग को अपन कैश बोलते हैं क्या? हाँ रोहित, ओ रोहित, सर कैश अमाउंट ही क्यों लिखते हैं लीगेसी में, बैलेंस शीट में? सर कैश अमाउंट ही क्यों लिखते हैं? पलक जैन, मैं आपका डाउट नहीं समझ पाया। पलक, मैं आपका डाउट नहीं समझ पाया। सर कैश अमाउंट ही क्यों लिखते हैं लीगेसी में, बैलेंस शीट में? भाई मुझे कैश मिला है तो मैं कैश अमाउंट लिखूं, कैश लिखूंगा, लैंड मिला तो लैंड लिखूंगा, है ना? उसके बाद अगर मुझे मशीन मिलेगा तो मैं मशीन लिखूंगा, मुझे थप्पड़ मिलेगा तो मैं थप्पड़ लिख दूंगा, मुझे जूता मिलेगा तो मैं जूता लिख दूंगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, तुम लोगों के डाउट्स आते रहेंगे, मैं देख लूंगा बाद में। आगे बढ़ते हैं। इंडोमेंट फंड डोनेशन, इंडोमेंट फंड डोनेशन एक बार इसको पढ़ लीजिए। कोई मुझे बताए इंडोमेंट फंड डोनेशन किसी को समझ में आया? मैंने आपको पढ़ने को दिया था, ये पढ़ के आयो कि नहीं पढ़ के आयो? पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? मैंने आपको पढ़ने को दिया था। इट इज अ डोनेशन रिसीव्ड एंड ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन इज टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। इन सच केस इनकम रिलेटिंग टू स्पेसिफिक स्पेशल फंड्स शुड बी एडेड to these funds on the liability side of balance sheet. All the expense should be deducted from the debt fund on the liability side of balance sheet. इंडोमेंट फंड, जल्दी बताइए मुझे इंडोमेंट का मतलब क्या होता है? इंडोमेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। सर लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार डिफाइन कर दीजिए। बेटा क्या डिफाइन करना? अगर तुम किसी संस्था से जुड़ना चाह रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाह रहे हो, तुम्हें उसका मेंबर बनना पड़ेगा। उन्होंने तुम्हें बोला कि एक ही बार इकट्ठी फीस पे कर दो, हर साल पे करने की जरूरत नहीं है, एक वन टाइम पेमेंट लेते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और अगर वो तुमसे हर साल देते हैं, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आईसीएआई का, आईसीआई हर साल हमसे मेंबरशिप फीस लेता है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीट होती है। इंडोमेंट, बेटा इंडोमेंट फंड भी एक तरीके से डोनेशन होता है, बस नाम अलग है। ये एक स्पेशल डोनेशन होता है और इसको भी हमेशा कैपिटल रिसीट मानते हैं। तो इसमें इंडोमेंट को कैसे डिफाइन कैसे करना है सुनो। इंडोमेंट फंड a special donation for some purpose lump sum fund created by NPO or receipt from any interest of which can be used for any regular use। ठीक है, अगर किसी ने हमको बिल्डिंग डोनेट की तो उससे मिलने वाली इनकम को हम यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग को सेल करके इनकम अर्न नहीं कर सकते। बिल्कुल। फंड रिसीव बाय गवर्नमेंट जो स्पेसिफिक पर्पस के यूज होता है, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, ये होता है आपका कैपिटल रिसीट, ठीक है ना। और दूसरा income earned from this fund will be added to fund expense out of this fund shall be deducted from this fund।
और एक नोट डाल दो, ऑलवेज इन बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नेवर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इंडोमेंट फंड या इंडोमेंट फंड से रिलेटेड इनकम या इंडोमेंट फंड से रिलेटेड कोई खर्चा हमेशा रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट को अट्रैक्ट करेगा, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर इंडोमेंट फंड आपको मिल रहा है तो वो आपका कैपिटल रिसीट होगा, तो आप उसको कहां दिखाओगे, लायबिलिटी साइड। अगर उससे कोई इनकम हुआ तो वो इनकम आपका रिसीट होगा, बट आपका वो इनकम मतलब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो आपके इंडोमेंट जाके फंड में ऐड हो जाएगा। अगर उससे कोई एक्सपेंस हुआ तो वो फंड में जाके लेस हो जाएगा। Guys, understood or not? Tell me guys, understood or not? एक insane gaming करके है, सर हेल्प, यू आर नॉट टीचिंग वेल। सॉरी डियर यार, मैं अगर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं तो मुझे आप बता दो कि क्या दिक्कत हो गई। इफ आई एम नॉट टीचिंग वेल देन प्लीज लेट मी नो, बट ऐसे तो बुराई मत करो यार। आप ऐसे तो बुराई मत करो यार। सर इफ एक्सपेंडिचर गेट्स मोर देन अवेलेबल फंड then it will be shown in the income and expenditure. Sir, if expenditure gets more than available fund, yes definitely, if expenditure अगर available fund से ज्यादा होगा तो excess जो होगा वो आपके expenditure में जाएगा, income and expenditure में। ठीक है, और क्या डाउट है? सर एनपीओ में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। इट्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैन नॉट बी यूज, ओनली इनकम लाइक इंटरेस्ट कैन बी यूज। ठीक है, चलिए समझ में आया बेटा, इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बट मुझे कोई ऑफेंडेड फील नहीं होता, डोंट वरी, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। हर किसी का खुद का अपना एक व्यू पॉइंट होता है। मैं तो सिर्फ सामने वाले से उसका व्यू पॉइंट समझना चाह रहा था कि भाई वो बोल रहा है यू आर नॉट टीचिंग वेल, सर हेल्प कर दो, क्या दिक्कत है उसको, मैं वो समझना चाह रहा हूं। सो इफ द गाय हु टोल्ड मी यू आर नॉट टीचिंग वेल, तो मुझे भी उसकी टेंशन है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर सकता। ठीक है, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। बेटा ये हमेशा रेवेन्यू मानेंगे, ठीक है ना, ये हमेशा रेवेन्यू नेचर का मानेंगे कि ये छोटा मोटा जो स्क्रैप सेल होता है, रेवेन्यू वगैरह, ये न्यूज़पेपर वगैरह सेल्स हुआ, ये हमेशा अपन इसको कहां मानेंगे, रेवेन्यू नेचर मानेंगे, हमेशा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है बेटा, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट बेचा है बेटा, फिक्स्ड असेट बेचा है मतलब कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, तो ध्यान रखना फिक्स्ड असेट बेचा मतलब कैपिटल रिसीट होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स क्या होगा, ये कैपिटल रिसीट, ये होगा क्या होगा, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट होगा तो कहां जाएगा, रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पहले तो। दूसरा, डिडक्ट फ्रॉम फिक्स्ड असेट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। अब आपने फिक्स्ड असेट बेच दिया तो आप टोटल फिक्स्ड असेट में से इतना पोर्शन माइनस कर दोगे। हां, पर प्रॉफिट या मतलब गेन, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, अगर आपने फिक्स्ड असेट बेचा है उसके ऊपर आपको गेन या लॉस हुआ है तो उसका क्या करोगे, उसको आप
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालोगे। आई बात समझ में? प्रगति वर्मा, सर इफ एक्सपेंस फ्रॉम इंडोमेंट फंड इज मोर देन व्हाट वी विल डू, अगर वो मोर होगा एक्सपेंस तो जो डिफरेंस होगा जितना ज्यादा है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, और कौन है भाई? पलक जैन, पीरियोडिकल्स क्या होता है बेटा? पीरियोडिकल्स मतलब मैगजीन्स जो रेगुलर बेसिस पे प्रिंट होती रहती है, मैगजीन्स जैसे इंडिया टुडे मैगजीन्स, ये तो रेगुलर बेसिस पे प्रिंट होती रहती है। हर महीने महीने एनपीओ अपनी मैगजीन प्रिंट करता है। एग्जाम्पल लिखिए, टोटल फिक्स्ड assets are 10 lakhs. Out of this, one fixed asset having cost 2 lakh sold at 2,20,000, सोल्ड एट 2,20,000। मुझे बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मुझे बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बताइए मुझे बेटा इसकी जर्नल एंट्री। रिप्लाई कर दो रे, भला हो जाएगा तुम्हारा। रिप्लाई नहीं करते हो। रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो। बच्चे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर आप ही बता दो एंट्री। चलो मैं ही बता देता हूं। कैश अकाउंट डेबिट 222 सेल्स नहीं आएगा पलक, सेल्स नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट तब आता है जब स्टॉक बेचते हो। आपने असेट बेचा है बेटा। सुदेश ने एंट्री सही किया है, अभिषेक राज ने एंट्री सही नहीं किया है। चलिए सुनिए ध्यान से। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 2 lakh टू गेन ऑन सेल 20,000। ठीक है, और हम एनपीओ पढ़ रहे हैं तो हम पीएनएल नहीं बनाते, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो इसका इंपैक्ट समझो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये कहां आएगा? ये आएगा यहां पर 2,20,000 टू फिक्स्ड असेट सेल, ये इधर आएगा। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट।
दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यह आएगा गेन ऑन सेल 20,000, ये वाला इनकम। ठीक है बेटा। और तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो आपका टोटल फिक्स्ड असेट दिख रहा था 10 लाख का, उसमें से लेस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड 2 लाख का, तो बचेगा 8 लाख का। बताइए आपको समझ आया कि नहीं? बताइए बेटा आपको समझ आया कि नहीं? जल्दी बोलिए यस और नो, आगे बढ़े कि नहीं? बेटा गेन ऑन सेल की ट्रांसफर की एंट्री होगी, बट मैं वो एंट्री करवा नहीं रहा हूं। हम एनपीओ में एक्चुअली एंट्रीज हमें पढ़नी नहीं है, वो तो क्या आपको लॉजिक क्लियर करवाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप एंट्री करोगे गेन ऑन सेल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट द पॉइंट इज कि मैं एनपीओ में आपको एंट्रीज बताना चाहता नहीं हूं, सिर्फ लॉजिक क्लियर करने के लिए बताना चाहता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनोरेरियम। सर ये ऑनोरेरियम क्या होता है? होनोरेरियम, होनोरेरियम या ऑनोरेरियम। एक्चुअली इसको साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। क्या होता है ऑनोरेरियम? बताइए ऑनोरेरियम क्या होता है? ऑनोरेरियम क्या होता है? सैलरीज। अच्छा, पर सैलरी तो एम्प्लॉय को देते हैं, तो फिर हॉनोरेरियम क्यों बोल रहे हैं वर्ड जब सैलरी होता है तो? रिवॉर्ड, यस थोड़ा सही बोला पलक जैन, रिवॉर्ड की तरह होता है। पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑफ एनपीओ, नहीं बेटा, एम्प्लॉयज ऑफ एनपीओ को बेसिकली सैलरी मिलता है। किसी को रिस्पेक्ट में दिए जाने वाला अमाउंट कह सकते हैं। गिफ्ट कॉस्ट पेड टू गेस्ट हु गिव फ्री सर्विस और स्पीच। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जय चावला को बुलाया, कहा आप दिल्ली आ जाइए और दिल्ली में आके एक सेमिनार दीजिए सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, और उसके लिए आईसीएआई मुझे पे करेगा 10,000 रुपए। मैं आईसीआई का मेंबर हूं, बट मैं आईसीआई का एम्प्लॉय नहीं हूं। आईसीआई ने मुझे इनवाइट किया और बोला कि आप आइए और आप आके बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए, ठीक है ना, उनको सेमिनार में उनको स्पीच दीजिए, जिसके लिए आईसीआई ने मेरे को ऑनर के तौर पर, मेरा ऑनर करने के तौर पर मुझे एक तरीके से गिफ्ट दिया। आईसीआई ने मुझे गिफ्ट दिया। इट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम मतलब मेरे सम्मान में मुझे पैसा जो मिला, ऑनोरेरियम। इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब मैंने कोई मांगा नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, बट ठीक है मिल गया मुझे। तो जो एनपीओ होता है वो ऑनोरेरियम पे करता है, तो एनपीओ के लिए ये ऑनोरेरियम जो होता है वो एक्सपेंस होता है और रेवेन्यू एक्सपेंस होता है।
एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये आईसीआई वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, आईसीआई वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस, युक्ति अग्रवाल कैश अकाउंट 220 कैश अकाउंट। बेटा युक्ति आप बहुत पीछे चल रहे हो, युक्ति बहुत पुराना वाला जवाब दे रही है। कोई बात नहीं, तू देते जाओ, कोई बात नहीं। लास्ट इज सब्सक्रिप्शन। सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बेटा ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर, सब्सक्रिप्शन जो होता है रिकरिंग नेचर का होता है। सर ये होता क्या है सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन मतलब हम मेंबर हैं, ठीक है ना, हमें आईसीएआई हमेशा हर साल की सेवाएं दे रहा है, मैगजीन दे रहा है, जर्नल दे रहा है, हम उसका पैसा उसको पे करते देते हैं, सब्सक्रिप्शन। या यूं समझो जैसे तुम आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन देखते हो, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया। अब नेटफ्लिक्स क्या करता है, 199 रुपीज पर मंथ आपसे सब्सक्रिप्शन लेता है। आप अगर नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो तो हर महीने का भी होता है, साल भर का भी होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने हर महीने 199 नेटफ्लिक्स को पे किया, जब आपको नहीं चाहिए सर्विस तो आपने पे नहीं किया, फिर आपको चाहिए तो फिर आपने पे कर दिया। इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। मतलब मैं नेटफ्लिक्स को पे कर रहा हूं और मुझे नेटफ्लिक्स सर्विस दे रहा है, मुझे वो दे रहा है कि हाँ मैं नई नई मूवीज देख सकता हूं वगैरह वगैरह। तो ऐसे होता है, मतलब मुझे कुछ सर्विस मिल रही है, उसके बदले मैं उनको पे कर रहा हूं रेगुलर बेसिस पे, और मुझे सर्विस भी रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। आई बात समझ में कि नहीं? इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। अब प्ले स्टोर या फिर जो आईफोन का जो प्ले स्टोर होता है, या फिर आईफोन का जो कौन सा होता है, आईफोन कहां से अपन डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां से आप जब ऐप डाउनलोड करते हो तो जनरली सारे के सारे ऐप जनरली फ्री होते हैं, पर कुछ ऐप फ्री नहीं होते, पेड बेसिस पे होते हैं। तो हमें उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है कि हमें 3 महीने का हमने पेमेंट कर दिया सब्सक्रिप्शन। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा फोन है, मेरे इस फोन में आपको दिखाई नहीं देगा, मेरे फोन में एक ऐप है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखूं, आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, आई थिंक हाँ अब दिखाई दे रहा है। ये मेरे फोन में एक ऐप है, ये डॉक्टर्स का ऐप है। इस ऐप का नाम है एम फाइन, डॉक्टर्स का ऐप है ये। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो मैं कंसल्टेंसी ले सकता हूं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। इसके लिए मैंने इस ऐप को इंस्टॉल करते वक्त 600 रुपए पे किए, मुझे 3 महीने तक फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी। ये क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन। आया समझ में कि नहीं? तो सब्सक्रिप्शन के बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो एनपीओ सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है और एनपीओ उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देता है, आपको कोई सर्विस देता है, आपको कंसल्टेंसी देता है, आपको मैगजीन देता है, आपको अमेजॉन और नेटफ्लिक्स तो एनपीओ है नहीं, बट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अमेजॉन नेटफ्लिक्स वाला। ठीक है, क्लियर? चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा पर आप अपने मोबाइल पे देख लेना, एम फाइन करके ऐप है, वो डॉक्टर्स का ऐप है बेसिकली। आपको, आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आपको अगर कोई डॉक्टर की कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको फोन पे मिल जाएगी बहुत ही सस्ते में। चलो अच्छा, सब्सक्रिप्शन को लेकर आइए कुछ बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन को लेकर अपन कुछ बात करते हैं। एक होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक होता है सब्सक्रिप्शन
चलो पहले मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मैंने एडवर्टीजमेंट कर दिया। यस, राजू शाह पूछ रहा है सर आप मैरिड हो? बिल्कुल मैरिड हूं बेटा, हैप्पीली मैरिड सिंस 3 years, मोर देन 3 years, और 3 साल से भी पहले आई थिंक 7 साल, 6.5 साल का रिलेशनशिप शादी से पहले का उसी लड़की के साथ। बताओ बताइए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है? कृष्णा ने बोला सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो अभी तक नहीं मिला, अमाउंट मिलना था मिला नहीं। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट मिला नहीं है अभी, रेनू देवी पे नहीं कर। सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन आपका रिसीट होता है बेटा, सब्सक्रिप्शन आपका इनकम होता है, रिसीट होता है बेटा। ठीक है, यस आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना था बट मिला नहीं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, और दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ये क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, टेल मी ये क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बोलिए। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो बेटा। 1 साल का जल्दी मिल गया, सब्सक्रिप्शन गॉट बट नॉट आस्क्ड, सब्सक्रिप्शन नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। यस, नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, या तो ये कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिल गया, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिल गया, आपको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिल गया। ठीक है, ठीक है बेटा। आनंद आपकी भावनाएं अच्छी हैं, बट आपने जो लिखा है प्रीपेड, ये प्रीपेड वर्ड सही नहीं है, क्योंकि एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, पेड नहीं होता है। हां, जिसने दिया उसके लिए प्रीपेड है, तो प्रीपेड का शब्द तब यूज होता है जब कोई एक्सपेंस है, सब्सक्रिप्शन यहां पर इनकम है, तो प्रीपेड शब्द यूज मत करो। आनंद एस के पांडे, प्रीपेड वर्ड यूज ना करें। ठीक है, अच्छा आप बताइए, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/19, और दूसरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20। इन दोनों का मतलब क्या है?
इन दोनों का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/19 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/20। इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ। सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन ड्यू। सर सब्सक्रिप्शन एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड में प्रॉब्लम होती है, एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देख लेंगे हर्षिता, कोई बात नहीं। पहले अभी मुझे आप मेरे सवालों का जवाब दे दो। पहला आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आपको बताऊं ये इसका मतलब क्या होता है? यस, कई सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/19 मतलब प्रीवियस ईयर का है जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला, करंट ईयर में रिसीव हुआ। इसको ऐसे लिखोगे, PY मतलब प्रीवियस ईयर का है जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला, करंट ईयर में रिसीव हुआ। और आप इसको क्या बोलोगे? करंट ईयर का है जो करंट ईयर में नहीं मिला, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। समझ में आया? सब्सक्रिप्शन, अब मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1920, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1920, 1,25,000। नाइनटीन 20 में सब्सक्रिप्शन मिला इन 1920, इसका मतलब क्या है? करंट ईयर में मिला, इसमें प्रीवियस ईयर का भी होगा और नेक्स्ट ईयर का भी होगा या हो सकता है। Yes, technically it is total amount received in current year. ठीक है, तो मुझे बताइए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा? और बैलेंस शीट में क्या आएगा? बताइए, सोच के बताइए। रिसीट एंड पेमेंट,
मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट का क्या बताया था? रिसीट एंड पेमेंट को कैश बेसिस पे बनाया जाता है। कौन से बेसिस पे बनाया जाता है? कैश बेसिस पे। आप तो ये देखोगे आपको कितना कैश मिला, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का है, आपको करंट ईयर में कितना मिला। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं? करंट ईयर का कितना होना चाहिए अक्रूड। मिला चाहे नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं, मिला चाहे नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं, करंट ईयर का कितना होना चाहिए अक्रूड। और बैलेंस शीट में कितना मिलना बाकी है, मतलब कितना असेट है कितना लायबिलिटी है। तो बताइए, रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 1,25,000, ये वाला सब्सक्रिप्शन 1,25,000। क्यों सर? सब्सक्रिप्शन 125 कितना कैश बेसिस पे मिला, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो। कितना कैश एक्चुअल मिला, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? ये बड़ी मुद्दे वाली बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? देखिए 10,000 रुपए क्या लिखा है? प्रीवियस ईयर का है, जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला। 10,000 लास्ट ईयर का है, जो लास्ट ईयर में नहीं मिला, करंट ईयर में रिसीव हुआ। ओ माय गॉड, इसका मतलब कैश रिसीव्ड इन करंट ईयर इज 125। इट इज रिसीट ऑफ करंट ईयर। पर इसमें से आप 10,000 क्या करोगे? माइनस, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का है जो करंट ईयर में रिसीव हुआ। और 13,500 क्या है? 13,500 करंट ईयर का है, जो करंट ईयर में नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। करंट ईयर में नहीं मिला तो मतलब 125 में शामिल नहीं होगा, क्योंकि 125 में तो सिर्फ कैश कैश मिला है, और 13,500 13,500 हमें करंट ईयर में मिला ही नहीं। पर ये अक्रू तो हो गया ना, तो इसीलिए आएगा 13,500 करंट ईयर अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। कितना होगा? 1,28,500 करंट ईयर ओनली। तो ये आएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन 1,28,500। ठीक है, अब बताइए बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैलेंस शीट में ये ओपनिंग नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग वाला, ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग था, ओपनिंग वाला पिछले साल का क्लोजिंग था, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गया। बैलेंस शीट में सिर्फ क्लोजिंग आएगा 13,500। क्या है? करंट ईयर का है, जो करंट ईयर में नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मिलेगा। रिसीवेबल, 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 रिसीवेबल मिलेगा, मतलब असेट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13,500 ये हुआ। ठीक है बेटा, क्लियर? गाइस अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी गाइस, अंडरस्टूड और नॉट?
आदित्य जैन, आउटस्टैंडिंग 1,28,500, ये क्यों आउटस्टैंडिंग थोड़ी बेटा, 128,500 इज इनकम ऑफ करंट ईयर। बैलेंस शीट में असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13,500, यस प्रयूष गुप्ता, यस ठीक है। ये है, ये वाला नोट करना चाहो नोट कर लो। ये नोट करना चाहो नोट कर लो। अच्छा, इसको अलग तरीके से निकालना तरीका बताऊं, इसको तरीका बताऊं अलग तरीके से निकालने का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो बेटा। थोड़े से अकाउंटिंग के कंसेप्ट प्रॉपर होने चाहिए आपके, आपको पता होना चाहिए डेबिट क्रेडिट, असेट डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है, लायबिलिटी डेबिट कब होती है, क्रेडिट कब होती है, इनकम एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट कब होते हैं, ठीक है। सी, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स असेट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी बैलेंस। ओपनिंग की बात चल रही है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर ओपनिंग लिखूं तो ये असेट का होगा, और क्लोजिंग लिखूं तो भी असेट का होगा। अगर ओपनिंग लिखूं तो लायबिलिटी का होगा, और अगर क्लोजिंग लिखूं तो लायबिलिटी का होगा। सर कैसे? बेसिकली लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैंने क्रेडिट बैलेंस लिखा, क्रेडिट साइड लिखा। फिर ईयर एंड पे जो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड बढ़ा तो डेबिट साइड में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने डेबिट साइड में लिखा ईयर एंड में। वैसे ही असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड लिखा, पर ईयर एंड में डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड छोटा है, तो छोटे साइड में मुझे बैलेंसिंग करना पड़ेगा, इसीलिए। समझ आया कि नहीं? तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, आप इसको कैसे कर सकते हो अकाउंट बना के। ये जो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, ये जो है आपका, दिस इज योर ओपनिंग असेट एंड दिस इज क्लोजिंग असेट। सर वाई यू आर कॉलिंग इट एज असेट? बिकॉज इट इज रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, मिला नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, मिलना था बट मिला नहीं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो इसको बोल सकते हैं रिसीवेबल, मतलब असेट, ऐसा। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिल गया, मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी इसमें डाल दीजिएगा। एक जगह मैंने लायबिलिटी लिखा, दूसरी जगह मैंने रिसीवेबल असेट लिखा। ठीक है बेटा, तो ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल, बस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब ओपनिंग असेट, क्लोजिंग असेट। तो आइए देखते हैं, ओपनिंग असेट है तो यहां लिखूंगा मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, और यहां लिखूंगा क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 13,500। अब जो 1,25,000 आपको रिसीव हुआ, वो अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के इधर आया है, टू सब्सक्रिप्शन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आया है, देखो ध्यान से, टू सब्सक्रिप्शन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आया है, तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय कैश 1,25,000। आप समझ रहे हो ना, कैश क्योंकि रिसीट हुआ है। फिर से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आया,
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आया तो सब्सक्रिप्शन जो होगा वो उधर क्रेडिट साइड में आएगा। इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा 128,500 बैलेंस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लाइबिलिटी कब होगी? दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी कब होगी? दे रहा हूं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी कब होगी? एग्जाम्पल नंबर 2, वन 4/19, 31st March 20। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, 13,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000, 6,500। बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब असेट, एडवांस मतलब लाइबिलिटी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इन करंट ईयर 1,20,000। 1,20,000। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो एक तरीका है अकाउंट बना लो। मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। पहला तरीका है अकाउंट बना लो। ठीक है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। पहले अपन असेट की बात करते हैं। 10,000 ओपनिंग बैलेंस, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहां आया तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहां आएगा। और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग एडवांस 5,000 तो क्लोजिंग एडवांस 6,500। अब आपको रिसीव कितना हुआ है? 1,20,000 रिसीव हुआ है 1 लाख, तो यहां आएगा आपका हमेशा रिसीट। यहां रिसीट आएगा और इधर आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो रिसीट आपका कितना है? 1,20,000। आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। That is 122। बैलेंसिंग फिगर 122 बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है बेटा, और बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या करेंगे? यहां आउटस्टैंडिंग 13,500 और यहां एडवांस 6,500। क्यों सर? क्योंकि आउटस्टैंडिंग आपका असेट होता है और एडवांस आपका, सब्सक्रिप्शन के केस में एडवांस आपका लायबिलिटी होता है। ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग हमेशा हर किसी के केस में असेट होता है, डिपेंड करता है। इनकम मिलने वाली है और मैं बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग है तो असेट है। इनकम मिलने वाली है, मुझे पहले से ही मिल गई, एडवांस है, लायबिलिटी है। बट यही पेमेंट के केस में उल्टा हो जाता है। पेमेंट के केस में उल्टा हो जाता है, मुझे पे करना है, अभी तक किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी।
मैंने ज्यादा पे कर दिया, प्रीपेड ज्यादा एडवांस में पेमेंट कर दिया, असेट ज्यादा पे कर दिया मैंने। और सेकंड ऑल्टरनेटिव, क्या बोलेंगे? रिसीव्ड इन करंट ईयर इन कैश 120। ठीक है, अब ये क्या है? इस 10,000 का मतलब क्या है? इस 10,000 का मतलब क्या है? ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग। इस 10,000 का मतलब क्या है? मतलब ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर में नहीं मिला था, करंट ईयर में मिला, तो हटा दो। आउटस्टैंडिंग 1419 लास्ट ईयर का, हटा दिया। और इसका मतलब क्या है? 13,500 करंट ईयर का है बट रिसीव नहीं हुआ है, करंट ईयर का है पर रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है पर ऐड तो करना पड़ेगा। बट नॉट रिसीव्ड। इसके अलावा लाइबिलिटी 5,000, एडवांस ओपनिंग में दिख रहा है, एडवांस मतलब लास्ट ईयर में मुझे जब भी ओपनिंग आए तो उसको लास्ट ईयर से कंपेयर किया करो, और क्लोजिंग आए तो करंट ईयर से कंपेयर किया करो। तो लास्ट ईयर में मुझे करंट ईयर का मिल गया, एडवांस लिखवाया था ना मैंने। नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ओपनिंग को क्या बोलेंगे? लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर में मिल गया, करंट ईयर का था, एडवांस में मिल गया ना, लास्ट ईयर में मिल गया, एडवांस में मिल गया, पहले से ही मिल गया, करंट ईयर का था, तो करंट ईयर का था। मिल गया। और क्लोजिंग का मतलब क्या है? करंट ईयर में मिल गया बट है नेक्स्ट ईयर का है बट पहले से ही मिल गया, नेक्स्ट ईयर का है। तो ये 6500 ऊपर के 120 में शामिल होगा, क्योंकि करंट ईयर में मुझे कैश रिसीव हुआ है 120, तो इस 120 में 6500 मुझे अगले साल का मिल गया, नेक्स्ट ईयर का है, बट करंट ईयर में रिसीव हुआ अगेन 122। ठीक है, ठीक है बेटा, टेल मी, यहां तक क्लियर? अब मैं सेशन को कंक्लूड करना चाह रहा हूं, तो मुझे बता दीजिए अगर कोई पॉइंट प्रॉब्लम हो, और अगले सेशन में अपन फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस निपटाएंगे। आप खुद भी स्टडी करिए, सिर्फ मेरे लेक्चर्स या किसी टीचर के लेक्चर पर विश्वास भरोसे मत रखिए, आपकी खुद की सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। खुद भी सेल्फ स्टडी करें, कम से कम लेक्चर देखने के बाद किसी भी टाइम पर आधा पौन घंटा कम से कम प्रॉपरली उसको रिव्यू करिए, पढ़िए, ताकि समझ में आए आपको। प्लीज सर टेल मी द ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन। गाइस, रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन आगे आएगा, मैं अभी जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं जानबूझ के अभी नहीं बताना चाह रहा हूं, आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन का क्या होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा हूं। सब चीजें अभी बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो टेल मी, क्या कंक्लूड करें या फिर अगर आपको और कोई डाउट हो तो? बेटा, एग्जाम में सब्सक्रिप्शन अकाउंट रफ में बनाना पड़ सकता है, वर्किंग नोट में, ताकि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखना है वो मालूम पड़ जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कभी कभार आपको रिसीट का फिगर मिसिंग दे दिया और उन्होंने आपको इनकम का फिगर गिवन दे दिया,
आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का गिवन दे दिया और आपको रिसीट का फिगर मिसिंग दे दिया, तो आप हमेशा फॉर्मेट याद रख लो रिसीट सब्सक्रिप्शन का, ओपनिंग असेट क्लोजिंग असेट, ओपनिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी। यहां डेबिट साइड में हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में हमेशा रिसीट। तो रिसीट वाला भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट याद रख लो बस। चलिए, बाकी बच्चों को शायद कोई डाउट नहीं है, तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में कुछ फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।